भैया सिलेबस बहुत तेजी से कवर होते जा रहा है, इतनी तेजी से कवर हो रहा है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब इस कंडीशन में हम करें तो करें क्या? इसी के साथ साथ कई सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं, यहाँ पर टर्म वन से कम टाइम हमें टर्म सेकंड का सिलेबस कंप्लीट करने में दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे तो टर्म सेकंड में हमें केवल और केवल 2.5 मंथ्स तकरीबन दिए गए हैं। और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर सीबीएसई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि भाई आप सभी लोगों का जो टर्म सेकंड का एग्जामिनेशन है, वो यहाँ पर गाइस 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। तो जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 8-9 दिन बाद अगर आप देखें, लेके चलें 26 फरवरी से 26 मार्च और 26 मार्च से 26 अप्रैल तक, तो ये आपका बनेगा 2 महीना कुछ दिन। अब इस 2 महीने कुछ दिन में आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि आप मुझसे ये लिख के ले लीजिए, आपने चाहे पूरे सेशन में या इससे पहले कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, कितना ही अच्छा क्यों ना पढ़ा हो, लेकिन अगर आपने इस लास्ट टाइम पे अच्छे से नहीं पढ़ा, नहीं रिवीजन किया, तो यकीन मानिए आपकी सारी की सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। और जिन लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं किया या फिर काफी लोग कंफ्यूज हैं, तो उनके लिए भी स्पेशल वीडियो है, काफी छोटी सी वीडियो रहेगी सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप क्लास 9 के स्टूडेंट्स हो या फिर क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर 11th एंड 12th के भी स्टूडेंट्स हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो होने वाली है। काफी रिसर्च करके हम ये वीडियो आप सबके लिए लाए हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजिकल, वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इंफॉर्मेशन। तो गाइस, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बेस्ट स्टडी प्लान के बारे में अकॉर्डिंग टू द करंट सिनेरियो जो आपका भी है कि भाई हमारे पास यहाँ पर 2 महीना कुछ दिन बाकी है। अब भैया आप बताइए हमें किस तरीके से इस कंडीशन में यहाँ पर अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए। और यहाँ पर एक और बात इंक्लूड करने वाली यह है कि ये आपका ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, टर्म सेकंड का, वो भी सब्जेक्टिव पैटर्न पर मैक्सिमम। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको एक स्ट्रेटजी और एक प्लान बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बिना प्लान बनाए अगर आप कुछ भी पढ़ने बैठ जाएंगे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो गाइज, यहाँ पर इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन है वो 50% सिलेबस के ऊपर आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर 50% जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी हो चुकी है, यानी आपने अपना आधा काम पूरा कर दिया है। तो ये मेरा मैसेज उन सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग घबरा रहे हैं या फिर एंजाइटी है या फिर बहुत सारी कंफ्यूजन है कि यार मैं इतना सारा सिलेबस कैसे कवर करूंगा, इतने सारे चैप्टर्स कैसे कवर करूंगा। तो आपको डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका आधा काम हो चुका है। अब आधा काम आपको कैसे करना है वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि आपका जो यहाँ पर पूरा पैटर्न होगा वो यहाँ पर सब्जेक्टिव बेस होगा, हालांकि इसमें कुछ आपके ऑब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे। तो एग्जामिनेशन जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे आपको अपनी प्रिपरेशन के जो गियर्स हैं वो बढ़ाते जाने हैं, यानी आपको इस वक्त अपनी गाड़ी जो है चौथे गियर पे लगा देनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के मेन मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस, जो हमारा मेन मुद्दा है वो है यहाँ पर कि हमें किस तरीके से अपना जो प्लान है, अपनी जो स्ट्रेटजी है वो फॉर्मुलेट करके चलनी है। और इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि आपको सुबह जो है 6 बजे उठना है, 6 बजे से फ्रेश होना है, 7 बजे खाना खाना है, 8 बजे ये बुक उठानी है, 9 बजे फिर उठ जाना है। इस तरह की कोई भी बातें हवा में नहीं होने वाली हैं। मैं यहाँ पर काफी सारे रिसर्च करके और काफी सारे स्टूडेंट्स की फीडबैक लेके, जितने भी उनके कमेंट्स हैं उन सबको स्टडी करने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज जो गाइज यहाँ पे आपको फोकस करना है, और ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ये है कि गाइज अभी तो यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद क्या होगा कि स्टूडेंट के माइंड में मोटिवेशन आ जाएगा, स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि भाई अब जो है मैं पूरा जो है एक दिन में ही पूरा चैप्टर कवर कर दूंगा, एक दिन में ही जो है मैं यहाँ पर पूरी बुक भी खत्म कर सकता हूँ। तो इस तरीके का जो मोटिवेशन आता है, इंस्टेंट मोटिवेशन, एक्सटर्नल मोटिवेशन, उसकी वजह से क्या होता है कि हम यहाँ पर सोचते हैं कि अब जो है हम 4-5 घंटे सिटिंग मारेंगे बैठ के, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है। जी हाँ, हो सकता है कि लगे कि शॉकिंग है, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है।
आपको यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग मैक्स टू मैक्स 2 घंटे से ज्यादा एक बार में, एक सिटिंग में नहीं पढ़ना चाहिए। और आपको कभी भी यहाँ पर जो इंटरवल्स होते हैं ब्रेक स्टडी में, यानी आपके पढ़ाई के टाइम पे जो इंटरवल्स होते हैं, जो ब्रेक होते हैं, उनको कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टडी के बीच में अगर आप यहाँ पर इंटरवल लेंगे, ब्रेक लेंगे, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी को ही बढ़ाएगा। इससे पहले आपने बहुत सारी वीडियोस में इस प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक या पोमोडोरो प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर यहाँ पे आप अपने काम को या अपने काम के बीच में ब्रेक लेते हैं तो इससे आपकी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है, उसी के साथ साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ती है। तो गाइस, आप इस इंपॉर्टेंट टेक्निक का फायदा क्यों नहीं उठा रहे और आप अपने कंसंट्रेशन को कम करके क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ पर 45 से 50 मिनट तक पढ़ लिया है तो उसके बाद ये जरूरी हो जाता है कि आप यहाँ पर ब्रेक लें, ताकि जब आप ब्रेक के बाद 5-10 मिनट बाद वापस बैठें तो उसी फोकस के साथ, उसी फ्रेशनेस के साथ आप पढ़ाई शुरू कर दें। अब यहाँ पर तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस जो आपको फोकस करनी है, वो ये है कि आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब उन सब्जेक्ट्स को जब मैंने देखा तो उनमें मुझे 3 बड़ी कैटेगरीज दिखी। जी हाँ, 3 बड़ी कैटेगरीज जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरीज की, तो मान लीजिए जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सबकी आप लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जांपल क्लास 10 के स्टूडेंट्स की मोस्टली यही होता है, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, साइंस और मैथ्स। और 11-12 की अपने स्ट्रीम्स के हिसाब से हो सकती है, तो आप उनको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए कैटेगराइज करके। पहली जो कैटेगरी होगी वो उन सब्जेक्ट की होगी जो कि मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स होंगे। दूसरी कैटेगरीज होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट्स, और लास्ट कैटेगरी होगी इंटरप्रिटेशन बेस्ड सब्जेक्ट। मेमोरी बेस्ड में एग्जांपल के तौर पर मैं दे देता हूं एग्जांपल, उसके बाद जो है आप अपने क्लासेस के अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एसएसटी की अगर बात करें तो एसएसटी में यहाँ पर हमें ज्यादातर पढ़ना होता है, समझना होता है, तो इसको हम यहाँ पर कैटेगराइज कर सकते हैं मेमोरी डिपेंडेंट सब्जेक्ट्स में। वहीं उसी तरफ अगर हम बात करें मैथ्स की या हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की, जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं जैसे 11-12 में, तो इन तरीके की सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी में रख सकते हैं। इस तरीके से इंटरप्रिटेशन वाले सब्जेक्ट्स को भी हम थर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जब आप यहां पर अपने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज कर लेंगे तो इससे आप जब अपना टाइम टेबल बनाएंगे तो आप इफेक्टिवली अपना टाइम टेबल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार इसका रिलेशन क्या है, कि अगर मैं अपने सब्जेक्ट को कैटेगराइज कर लूंगा फिर अपना टाइम टेबल बनाऊंगा तो इसका रिलेशन कुछ बनना नहीं है कि मेरा टाइम टेबल अच्छे से इंप्लीमेंट होगा। जी हाँ, समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि मिसाल के तौर पर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था जहां पर हमने प्रिपरेशन की बात की थी टर्म 2 की रिगार्डिंग, जहां पर हमने बताया था कि शुरुआत से ही आपको किस तरीके से यहाँ पर लेके चलना है, जो कि आपको चैनल के होम पेज पे मिल जाएगा। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट टाइम टेबल तो नहीं बताऊंगा, लेकिन शेड्यूल के अनुसार आप ये कर सकते हैं कि आप सुबह वो सब्जेक्ट ले जो आप जो है यहाँ पर मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हो, जिनको आपको यहाँ पर मेमोरी का इस्तेमाल करके, या फिर मैं कहूँ जिसमें आपको इंफॉर्मेशन को स्टोर करना हो, समझना हो। आफ्टरनून में यानी दोपहर में आप वो सब्जेक्ट्स लें जिसमें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट्स, मैथ रिलेटेड सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। और यहाँ तक अगर मैं बात करूँ इंटरप्रिटेशन बेस्ड सब्जेक्ट में ज्यादातर आपका लिटरेचर आ जाता है, या फिर वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें आपको स्टोरी पढ़ के अपने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, जिसका आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो इन तीनों कैटेगरीज को आप मॉर्निंग में पहली कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी दिन में यानी आपका आफ्टरनून में, और जो लास्ट कैटेगरी है उसको इवनिंग में। इस तरीके का मॉडल सिर्फ मैं नहीं, यहाँ तक कि बहुत सारे एजुकेशनिस्ट और यहाँ तक कि कई सारे एजुकेटर्स भी इसको एडवाइस करते हैं। उसी के साथ साथ जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आप देखेंगे सबको मैंने एनालाइज करके मैं आप पूरा निचोड़ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसी मेथड को फॉलो करते हैं और फॉलो करते आ भी रहे हैं। जितने भी टॉपर्स का मैंने भी इंटरव्यू देखा या उनके जितने भी फीडबैक देखी या बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट के यहाँ पर एडवाइसेस देखी, उन सब का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ गाइस। तो आप जो भी टाइम टेबल बनाए, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम टेबल इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पर सबकी अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। कोई यहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट वाला बच्चा हो सकता है, कोई यहाँ पर सेकंड शिफ्ट वाला बच्चा हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप जो है अपने
टाइम के अकॉर्डिंग इस चीज को कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सेकंड शिफ्ट वाला है तो वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए अगर मैं दोपहर में स्कूल जाता हूं तो मैं यहाँ पर जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैटेगरी वाला क्वेश्चन है जो मुझे दिन में करना होता है वो मैं कब करूंगा, तो उसको आप यहाँ पर स्कूल के फौरन बाद आके कर सकते हैं। तो इस तरीके के आप अपने टाइम टेबल के अनुसार अरेंज करके इसको कर सकते हैं। बाकी सैटरडे या संडे ज्यादातर लोगों की छुट्टी होती है या संडे को तो छुट्टी होती ही है, तो उसमें तो आप यहाँ पर आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये टाइम टेबल आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि वैसे आप टाइम टेबल बनाएंगे कोई और, आप जो है साइंस में कभी और, जब आप माइंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको ये फील नहीं होगा कि ये मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, या काम करने के बाद आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अब अगर मैं बात करूं गाइस यहाँ पर तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है आपकी टेक्स्ट बुक को लेकर। जी हाँ, हम बुक्स को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजों को देखते हैं कि भाई कौन से बुक मैं परचेज कर लूं, ये भी बुक मैं परचेज कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है कि ज्यादातर आपको एडवाइस किया जाता है एनसीईआरटी, कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी को करना चाहिए। अब चाहे आप यहाँ पर रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर एनसीईआरटी का कर रहे हो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कई सारे स्टूडेंट को एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती। हालांकि मैं खुद यहाँ पर पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि आपको एनसीईआरटी ही लेना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर रेफरेंस बुक ले रहे हैं इस वजह से कि आप यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में उसको समझ सकें या वहां से आप नोट्स ले सकें, तो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि आप कोई भी टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर रहे हो गाइस, उनको आपको दो पार्ट्स में जरूर से जरूर डिवाइड करना है। वो दो पार्ट किस तरीके से, तो सबसे पहले आपको उसको पहली कैटेगरी रखनी है टेक्स्ट बुक में कोर मटेरियल, जिसमें आपके प्रिंसिपल्स हो, थ्योरम्स हो, डायग्राम्स हो, फॉर्मूले हो, इलेबोरेटिव मटेरियल हो, जिसमें आपके एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशन हो, यानी आपका जो कोर मटेरियल होगा। एग्जांपल के तौर पर मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। मान लीजिए आपकी मैथ की बुक है, अब आपने मैथ की टेक्स्ट बुक उठाई, मैथ की टेक्स्ट बुक में आपको किस तरीके से लेना है, यानी किस तरीके से चीजों को लेना है, तो सबसे पहले आपकी कैटेगरी हो सकती है कोर वाली, यानी मैथ में मैं कोर में क्या से ले सकता हूं, तो मैथ में आप कोर में ले सकते हैं सारे के सारे एक कॉपी बनाइए। कॉपी में आप उसको जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, इलस्ट्रेशन हैं, एग्जांपल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें आपकी कोर में आएंगी। और फिर उसके बाद जो इसके बाकी चीजें रह जाएंगी, यानी इनके अलावा जो आपके मैथ्स की बुक में दे रखा है वो आपकी सेकंड कैटेगरी में आएगी। तो कहने का मतलब यह है कि इससे आपका जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाएगा, यानी आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिल्टर आउट हो जाएंगी। आपको यहाँ पर इंतजार नहीं करना कि जो है यहाँ पर भैया जब यहाँ पर शीट देंगे या रिवीजन शीट देंगे या फॉर्मूला शीट देंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, जैसे कि हमने टर्म 1 के टाइम से कुछ दिन पहले हमने आपको रिवीजन नोट्स वगैरह दिए जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले वगैरह थी। आप अगर खुद से भी इसको करेंगे ना रिसर्च करके, तो आपको और ज्यादा याद रहेगा, आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। तो इसलिए गाइस इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। आप अपनी कोई भी बुक ले लीजिएगा, ठीक है, साइंस की हो या मैथ की हो, उसमें आप यहाँ पर आसानी से अपना जो कोर चीजें हैं जैसे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरम्स हैं, और अगर मैं बात करूं साइंस की तो उसमें थ्योरीज हैं, ठीक है, यहां तक कि आप जितने भी आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले फॉर्मूलेज हैं उन सबको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं गाइस यहाँ पर हमारे चौथे पॉइंट की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए, वो ये है कि गाइस आप सबको पता है कि टर्म 2 एग्जाम का जो यहाँ पर सैंपल पेपर है वो सीबीएसई ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको नीचे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर जरूरत क्या है सैंपल पेपर की बात करने की, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करने से पहले हमें एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में बखूबी जानकारी होनी चाहिए। अब जब आप सब इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को एक बार जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, उसकी मार्किंग स्कीम को लेकर और डिफिकल्टी लेवल को लेकर बहुत अच्छे से समझ हो जाएगी, जो कि आपके एग्जामिनेशन में चार चांद लगाएगा ही लगाएगा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक टास्क देता हूं, वो ये है कि देखिए मैंने जो चीजें बताई आपको कि आपको सब्जेक्ट को कैटेगराइज करना है, और दूसरी जो चीज थी वो बुक में आपको यहाँ पर कोर चीजें फिल्टर आउट कर लेनी है। उसके अलावा आपको ये करना है कि इन चीजों को करने के बाद आपको अपने सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। जी हाँ, आप जितना ज्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, वो चाहे आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करें या फिर आप सबसे पहले सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको यहाँ पर ये पता चल पाएगा कि मैं कितने पानी में हूं। भले ही आपका सिलेबस ना हुआ हो, इंडिविजुअली आपने रिवीजन ना किया हो, लेकिन फिर भी आप करिए, ताकि आपको पता तो चले कि मेरे को कितना आता है और आगे मुझे इसके हिसाब से ही अपनी पढ़ाई
कंटिन्यू करनी है। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि आप जो है यहाँ पर इसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ले सकते हैं। हालांकि उनका फॉर्मेट अलग है, लेकिन आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस सेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और गाइस सिर्फ यही नहीं, जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे ना तो आपको यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों चीजें पता चल जाएंगी कि भाई मेरा कौन सा चैप्टर मजबूत है, कौन सा चैप्टर मुझे नहीं आता है, किस चैप्टर में मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो आपको करना क्या है, सैंपल पेपर सॉल्व किया मान लीजिए साइंस का, अब साइंस का सैंपल पेपर सॉल्व किया आपने, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी रेफरेंस बुक में आपको उसका इंडेक्स खोल लेना है। इंडेक्स में देखना है कि भाई किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आए थे, कहां पर मेरे सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर निकले हैं। तो जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर निकलेंगे वो आपका चैप्टर स्ट्रेंथ में आ जाएगा, और जिस चैप्टर में आप यहाँ पर क्वेश्चन इनकरेक्ट निकलेंगे या आपने जो अटेम्प्ट नहीं किया वो आपका यहाँ पर वीक में आ जाएगा। तो उस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगा और आपका टाइम जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे डायरेक्शन में हो पाएगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को और क्वेश्चन पेपर के तरीकों को यहाँ पर समझने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हालांकि आपका जो यहाँ पर पैटर्न है 50% सिलेबस का वो काफी अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग आप अपने चैप्टर को सामने रखकर 50% सिलेबस का जो लेटेस्ट सिलेबस है टर्म 2 का उसको सामने रखकर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका फायदा क्या होगा, तो गाइस जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, बिना नर्वसनेस के साथ, बिना रशनेस के साथ कि भाई मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। अरे यार मेरा जो है एक क्वेश्चन और रह गया, मैथ का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। अभी हुआ क्या था, क्लास 10 जब टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, कई सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि मेरा जल्दी जल्दी में इतने सारे क्वेश्चन छूट गए। ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं करनी, वो गलती आप रिपीट मत कीजिए जो आपने टर्म 1 में की है। टर्म सेकंड में आपको मौका मिला है अपना 50% आधा काम पूरा करने का, तो इसे पूरी जद्दोजहद मेहनत के साथ जरूर कीजिएगा। और कई सारी सिली मिस्टेक्स भी होती हैं, वो भी आपको जरूर यहाँ पर एनालाइज करना है। इस सब के बीच में आपका एक निचोड़ ये भी निकला है कि आपको एनालाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे, हर पेपर सॉल्व करने के बाद जितना ज्यादा आप एनालाइज करेंगे उतना आगे इंप्रूव होते जाएंगे। तो गाइस यही थी हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सबको ये छोटी सी वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। इसी के साथ साथ गाइस इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ हमने कई सारे वीडियो लेक्चर्स भी कई सारे चैप्टर्स पर अपलोड कर रखे हैं, आप हमारा चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।